हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ये हमारा 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है चीज़, ठीक है। हम लोग मना रहे हैं 75वां अमृत महोत्सव, ठीक है। तो आज तो हमारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो पढ़ने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने को समझ सकते हैं और पॉइंट निकाल सकते हैं चीज़ों को। पीटी के स्तर पर अगर बात करें या मेंस के स्तर पर या इंटरव्यू के स्तर पर, तीनों पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आज। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो है सो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृपया आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग आज सुनने को मिलेगा और पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो कि आपको मेंस के एग्ज़ाम में या पीटी में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी फ़ायदा मिलेगी। जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट जब तक देखेंगे नहीं, तब तक चीज़ें समझ में आएगी नहीं सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज बताने को, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है और जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा इससे। तो तैयारी कर रहे हैं पीटी या मेंस इंटरव्यू कोई भी एग्जाम की, बीपीएससी हो या यूपीपीएस हो या आईएएस हो, तो उनको जो तैयारी कर रहे हैं उनको तक ये माध्यम पहुँचे। हम लोग का यही उम्मीद है जो तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये पहुँचे ये चीज़ें, ठीक है, ताकि उनको तैयारी में सुविधा हासिल हो। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें स्वतंत्र स्वाधीनता की यात्रा के अहम पड़ाव क्या क्या था, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1857 की क्रांति। क्रांति जो स्वाधीनता की पहली संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में गिना जाता है इसको। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले जनाक्रोश का परिणाम था। इसके बाद अगर बात करें तो 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था और 1947 तक कांग्रेस ने लगातार हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। आगे है 1946 में ब्रिटेन में किसकी लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की उस सरकार ने फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि अधिकतम जून 1948 से पहले ही ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लास्ट में फिर 1947 में ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने वाले इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, कौन सा एक्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पर वहाँ की संसद ने 18 जुलाई 1947 को मुहर लगा दी। तो ये जो है सबका 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट हमारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो ये आज़ादी हो गया तो उसके बाद कैसी समस्या आई, तो उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा कि हमारे रियासत जो था उसमें 562 रियासत थे। तो रियासत जो है आज़ादी के समय देश में थी 562 रियासत थी, उनमें से 2 जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी 2 जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी ने भारत में विलय कर लिया। हैदराबाद जूनागढ़ के बाद में सेना द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। तो 1947 के अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ये निश्चय नहीं किया कि वो किस पक्ष में साथ रहना चाहते हैं। अक्टूबर 1947 में उन्होंने भारत में शामिल होने की घोषणा किया था, ठीक है। सॉरी, आगे अगर बात करें तो क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर का कहना था, मैं कह सकता हूं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं हुआ कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अध्यम था। भगत सिंह का कहना है, उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, भाई कुलतार सिंह को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उसमें ये जिक्र किया है, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इतिहास क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील ना हो, बल्कि आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजनाएं भी क्रियान्वित हों। लाला लाजपत राय, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में के कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय का कहना था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज ये कतील में है। राम प्रसाद बिस्मिल, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस। तो ये चीज़ें हैं हमारा। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहे हैं आपको 1960 से लेकर 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 और 2021 की ओर हम जाते हैं यहाँ से।
तो कैसे कैसे क्या हुआ है इसके बारे में अगर स्टार्टिंग से जानेंगे तो उसमें अगर बात को 1960 में 0.04 जीडीपी में वृद्धि हुआ, लगातार वृद्धि होते जा रहा है। तो अभी 1970 में 0.09, 1980 में कितना था तो 0.19, 1990 0.32, 2000 में 0.47 और 2010 1.68 और अभी 2021 में 3.08। मतलब अन्न की किल्लत से निजात है। मतलब 1943 के बंगाल अकाल में करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। कितना करीब बात करें तो 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे अकाल आदि। हालांकि इससे मनोनिर्मित आपदा माना गया। 4 साल बाद आज़ादी के साथ ही देश बंटवारा हो गया। भारत के हिस्से 82% आबादी और अविवाहित भारत का 75% अनाज का उत्पादन आया। खाद्य सुरक्षा बड़ी चिंता थी उस टाइम। बारिश पर आधारित देश के अधिकांश खेती में विज्ञानी अनुप्रयोगों के साथ हरित क्रांति की नींव पर आज भारत अनाज निर्यात करके दुनिया को क्षुधा शांत कर रहा है, दुनिया की भूख शांत कर रहा है। इस चीज़ को समझ रहे चाहिए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है भारतों में। अब आगे अगर बात करें रिद्धि सिद्धि समृद्धि, ये भी समझने वाली बात होगी। यहाँ पे क्या है तो 200 साल तक उपनिवेश के बने रहने के चलते देश में उद्योग धंधे नहीं पनप पाए, ज़रूरत की हर चीज़ के लिए हम आयात पर आश्रित थे उस टाइम। इसलिए आज भी जो वस्तुएं हमारे दिनचर्या की ज़रूरत है 1950 में लग्जरी हुआ करती थी। बहुत कम प्रति व्यक्ति आय के चलते कम दाम की वस्तुएं भी हमारी पहुंच से बाहर थी उस टाइम। आज देश की औसत आय में गुणात्मक इजाफा हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी चीज़ों को दाम बढ़ने के बावजूद भी हमारी पहुंच के अंदर बाहर हो चुकी है। हमारे 60 दशक के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना में सिद्धि दी है। 1950 में जो अगर बात करें हम तो प्रति व्यक्ति आय कितना था, इस बात को हम समझेंगे 265 रुपये था। और आज कितना है 1,50,326 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। समझ सकते हैं कितना वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें हस्ती बनाने के अवसर में बात करेंगे किस तरह से क्या था, हमारी हैसियत क्या थी उस टाइम। तो 1950 में कोडक ब्राउनी रिफ्लेक्स कैमरा 44 रुपये, फिलिप्स रेफ्रिजरेटर 1600 रुपये, सोफ़ा सेट 650 रुपये। तो इसको क्या कहते हैं सोफ़ा सेट 650 रुपये, 2.5 साल लगते थे उस टाइम, समय लगा। मध्यम दर्जे टाइपराइटर 575 रुपये, 2.1 साल। टूथपेस्ट 11 रुपये, 15 दिन लगते थे। जूते 57.5 रुपये। ओमेगा घड़ी 190 रुपये, 8 साढ़े 8 महीने लगते थे। शुरुआती लेवल कार 7,775 रुपये, 28 साल लगे इसमें। 2022 में अगर बात करें तो कम से कम अभी मिड रेंज भी अगर मध्यम लेवल भी अगर स्मार्टफोन बात करेंगे अभी तो 10,000 रुपये में, खरीदने में 24 दिन लगता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। अगर बात औसत रेफ्रिजरेटर 10,000 में मिल जाता है, 24 दिन में लोग खरीद लेते हैं। 3 सीटर सोफ़ा 20,000 कीमत है, 1.5 माह में लोग खरीद अपना क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से लोग खरीद लेते हैं। मध्यम दर्जे का लैपटॉप भी 30,000 तक रेट है, तो 2.5 महीने में वो भी खरीदने में लगने वाला समय 2.5 महीने में खरीद लेते हैं। टूथपेस्ट 500 ग्राम 227 रुपये, 1 दिन का कमाई में वो खरीद लेते हैं। कैजुअल शू 1,500 रुपये का आता है, वो भी 4 दिन का जो प्रति व्यक्ति इनकम उससे लोग खरीद सकते हैं, खरीद लेते हैं। अभी शुरुआती स्मार्ट वॉच 3,000 का आ रहा है, जो 7 दिन के कमाई से लोग खरीद लेते हैं। शुरुआती लेवल कार 3.5 लाख के करीब है, 3.25 लाख, ये 2.5 साल में लोग खरीद लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत सारे बदलाव हुआ है चीज़ें। प्रति व्यक्ति 265 से जो 265 रुपये था, और 1950-61 में 51 में 2001 में आ गया 18,667, 2010 से 2011 में आ गया 59,971 और 21 से 22 में आ गया 1,50,326। मतलब इतना वृद्धि किया है अभी तक। इस चीज़ को समझेंगे चाहिए। आगे हम लोग चलें अंदर के पन्नों में तो बहुत ही चीज़ें यहाँ भी मिलेगा आपको। जो 2047 का भारत जो है विश्व में एक आदर्श राष्ट्र होगा। पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद ने कहना है। समृद्ध हमारा जो सपना है क्या है तो समृद्ध शक्तिशाली भारत हमारा सपना है, लेकिन यह सपना तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक इसमें भारतीय मूल्यों का समावेश नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर बलशाली और समृद्ध हो जाना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जीवन के मूल्य जैसे दया, करुणा, पारस्परिक प्रेम और समता और एक खुशहाल समाज वो देश का निर्माण करते हैं। यही वजह थी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी इस तरह के भारत की आधारशिला रखी थी। आज़ादी के बाद जब भारत गणतंत्र बना तो संविधान की रचना भी भारत की इसी धारणा के रूप थी। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, अम्बेडकर सहित कई महापुरुषों ने एक ऐसे दस्तावेज की रचना की जिसकी मूल आत्मा में नहीं थी क्या कि समावेशी प्रजातांत्रिक क्या था तो समावेशी प्रजातांत्रिक समाज की रचना हमारी पुरातन परंपरा थी। मैग्ना कार्टा बनने के सदियों पूर्व
भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उद्भव हो चुका था। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे बात करें संविधान के साथ ही अगर बात करें तो संविधान के साथ ही वयस्क मताधिकार का अधिकार सबको दिया गया। जाति, लिंग, धर्म, लिंग व आयु के भेद के पर भी किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। यह तब हुआ जब पश्चिम से कई देश में मताधिकार पूरी तरह से लागू नहीं था। उस टाइम भी जिसमें भारत में लागू, उसमें पश्चिमी के देशों में, बहुत सारे देशों में सभी लोगों को वोटों का मत का प्रयोग करने के लिए अधिकार नहीं दिया हुआ था उस टाइम। यही वजह है कि भारत को संपन्न व शक्तिशाली बनाने के साथ ही कई अन्य उपक्रम में करने होंगे। इसकी शुरुआत भारत ने COP 26 के मीटिंग में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 2070 तक भारत नेट जीरो एविएशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। 2030 तक लगभग 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन और जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होगा। और भारत जैसे विशाल देश क्या है, तो भारत जैसे विशाल देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रतिबद्धता दिखाना बहुत साहस का काम है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बहुत अच्छा लेख है, इनको आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगा। सारे पर्यावरण व जैव विविधता का उचित संरक्षण न करने की वजह से हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कोरोना जैसी आपदाओं का प्रकोप भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसी तरह भारत में बदलते मौसम की वजह प्रकृति के क्षरण ही एक कड़ी है। हाल ही में कई राज्यों में बेमौसम बरसात, आकाशीय बिजली से लोगों के हताहत होने की घटनाएं सुनने में आई है। यही वजह है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही हमारी नियति है। हाल ही में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल शुरू की है। इसका प्रयोजन है कि हर नागरिक को घर पीने का स्वच्छ पानी पहुँचे। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जल संवर्धन को मिलेगा। आने वाले पेय संकट, नदियों, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों का संवर्धन मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह विषय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे अगर बात करें तो क्या है, तो दरअसल इस गौरवशाली अमृत काल में अगर बात करें, यात्रा यह महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। वैभव, संपन्नता और शक्ति मायने तभी सार्थक होते हैं जब सामाजिक व आर्थिक असमानताओं पर विजय पाई जा सके। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि लोगों को उनके उद्यमिता और पराक्रम का लाभ न मिले। आगे अगर बात करें तो भारत के संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपने के अनुरूप आज देश में एक साधारण बालक भी सपनों की ऊंचाई को छूने का कामना रखता है। यही वजह है कि कानपुर देहात के परोख गांव में जन्मे मुझ जैसे साधारण परिवार के बालक ने भी भारत के राष्ट्रपति का दायित्व निभाया और देश की सेवा की। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व पटल पर एक आदर्श देश होगा जो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप होगा। ये बहुत ही अच्छा उनका लेख था। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका है, तो ये बहुत ही अच्छा लेख है। इसको आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं। चीज़ें स्वाभिमान के ऊपर भी इधर है, देखिए इसमें लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ सकते हैं चीज़ों को। श्वेत क्रांति, ग्रामीण भारत में स्वावलंबन का सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ सहकारी रूप से दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति ने स्त्रियों और किसानों के सशक्तिकरण और समृद्धि का द्वार खोला और स्वावलंबी बनाया। सामरिक सुरक्षा की अगर बात करें तो भारत के सामरिक महाशक्ति बनने की दिशा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। नवाचार को प्रोत्साहित कर इस संगठन ने रक्षा क्षेत्र में नए सूरज को चमकने का अवसर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें इस विभाग में भी तो बहुमुखी विकास के धनी होमी जहांगीर भाभा ने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा को परचम लहराया। और विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के अलावा भाभा ने देश के युवाओं को विज्ञान से जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये भी बहुत अच्छा चीज़ें हैं, इधर का चीज़ें दिया हुआ है। आगे यहाँ अगर बात करें हम विभाजन विभीषिका स्मरण हम लोग ये भी मनाते हैं, इसके बारे में भी अगर बात कर लें क्या है, तो 1947 सुबह भारतीय स्वतंत्रता के उल्लास में डूबा था, लेकिन एक वेदना टीस पीड़ा हर मन को साल रही थी कि वह थी धर्म के आधार पर देश के विभाजन की विभीषिका। मतलब यह विभाजन जो है नवराष्ट्र के सीने पर दिया गया एक ऐसा क्या कहते हैं घाव था, दर्द था, जो अब नासूर बनकर इस रहा है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। कागज़ पर खींची गई विभाजन की लकीरें ने रातों रात लोगों को नफरत और हिंसा की आग में झोंक दिया गया। मानव निर्मित विभाजन की विभीषिका में लाखों परिवार तबाह हो गए। विभाजन की हिंसा की अग्नि में मानवता झुलसने लगी थी। मानव इतिहास में इतना बड़ा रक्त रंजित विस्थापन कहीं नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ है। यह किसी देश की भौगोलिक सीमा, इसकी बात करें तो यह किसी देश की
यह किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं था, यह बंटवारा था भावनाओं का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था, दिलों का। इसलिए इस विभीषिका का दर्द आज भी देशवासियों को हृदय के तंतुओं का झंझना देता है। आज जब देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस विभीषिका का स्मरण उन परिवारों का नमन है जिन्होंने इसकी भयावह पीड़ा झेली है। बंटवारे के बाद अपनों को लेकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग। शरणार्थी शिविरों में बेघर हुए बच्चों के चेहरे पर झलकता था अपने परिवार से बिछड़ने का दुख। घर द्वार छूटा तो सुरक्षित ठिकाने को तलाश में निकल पड़े लोग। विभाजन में बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी को डोर बचाने में लगे हुए थे। देख रहे हैं ये सब जो फिगर जो दिखाया गया, ये सब चीज़ें वही का है। विभाजन भी जो कराया गया था उसके बारे में है। आगे हमारा एक टॉपिक आ गया है कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में भी हैं द्रौपदी मुर्मू उनका है, उन्हें कहा है कि कम हो रही क्षेत्रीय विषमता एक भारत एक श्रेष्ठ भारत को करे मजबूत। उन्होंने ये भी कहा तो उनका ये कहना है कि हम महामारी से निपटने के हमारे कदमों की हर जगह सराहना हुई है। स्वदेशी टीकों से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। जब दुनिया महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से जूझ रही है तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्टार्टअप की सफलता, बढ़ते यूनिकॉर्न, औद्योगिक प्रगति के शानदार उदाहरण है। आगे और भी उन्होंने 2-3 पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आर्थिक सुधार व नीतिगत पहल लंबी अवधि के लिए आधार तैयार रही है। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम होता है। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम होता है तो यह हर निर्णय और हर क्षेत्र में दुनिया में भारत की स्थिति में परिलक्षित होता है। हम अपनी पारंपरिक जीवन शैली से दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। योग और आयुर्वेद दुनिया को भारत के अमूल्य उपहार है। इस पर आपको पूरे इस टॉपिक को पढ़ लेंगे आप। बहुत सारा चीज़ उन्होंने बताया इसमें संबोधन में। एक यहाँ भी आपको छूट मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा करेगा वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय छूट या रियायतों से मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने जल्द छूट कर मुक्त व्यवस्था की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। सरकार का इरादा यह है कि ऐसी कर प्रणाली स्थापित करना है जिसमें कोई रियायतें ना हो। सरकार छूट और कटौती वाली जटिल पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। आम बजट 2020-21 में एक नई कर व्यवस्था पेश की गई थी। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियां वो छूट के साथ पुरानी व्यवस्था और बिना छूट और कटौतियों वाली निचली दरों की नई व्यवस्था में से चयन का विकल्प दिया गया था। वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिन लोगों ने अपना आवास और शिक्षा ऋण चुका दिया है वे नई कर व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास किसी तरह का छूट का दावा करने का विकल्प नहीं है। इसमें और भी एक और है यहाँ पे टॉपिक है कि पीएम आज जो है हील इन इंडिया एक नया योजना उन्होंने लॉन्च करेंगे। हील इन इंडिया व हील बाय इंडिया कर सकते हैं घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लगातार 9वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सबसे प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, एक योजना है हमारा, तो स्वास्थ्य के लिए योजना है, ठीक है, इसको आप वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में ये पढ़ेंगे चीज़ें कि क्या है। तो हील इन इंडिया भारत में आरोग्य और हील बाय इंडिया भारत द्वारा आरोग्य जैसी कई पहलों और 2047 तक सिकल सेल मतलब रक्त में लाल कोशिकाओं से जुड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए एक रोड मैप की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि हील इन इंडिया जो पहल का उद्देश्य देश को मेडिकल टूरिज्म के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने को है। इसके तहत 12 राज्य के 37 अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा। 10 चिन्हित हवाई अड्डों पर दुभाषी और विशेष डेस्क, एक बहुभाषी पोर्टल और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों उनके तीमारदारों के लिए सरलीकृत वीज़ा मानदंड भी पहल के मुख्य आकर्षणों में से एक है। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं चीज़ें। आगे अगर बात करते हैं झुंझुनवाला भारत के बिग बुल कहे जाने वाले हैं राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। ये राकेश झुंझुनवाला 62 साल की उम्र में रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया उनका। वो 1985 में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की थी, जो आज उनकी नेटवर्थ करीब 46 करोड़ रुपये है। तो इस बारे में चीज़ें ये पीटी का स्तर पे एक क्वेश्चन बनेगा चीज़ें। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो भारत अमेरिका संबंध को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी नेता कि मतलब भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हो रही अमेरिकी गायिका मैरी विलवे ने कहा है कि भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही नेता हैं
और मेरे हिसाब से भारत अमेरिकी संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, बतौर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम भूमिका निभाई है। तो इस बात को देख लेंगे चाहिए। आगे अगर बात करें, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर महकेगा 75 खुशबुओं का बना इत्र। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में आज लॉन्च होगा फ्रीडम 75 इत्र। मतलब इत्र और इतिहास की नगरी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर फ्रीडम 75 नाम से इत्र को लॉन्च किया गया है। और भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक इत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से खुशबुओं को एकत्र कर एक इत्र तैयार किया गया जो पूरे विश्व में कन्नौज को पहचान देगा। इस बारे में बात करें तो फ्रीडम 75, इसका नाम दिया गया फ्रीडम 75। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे 75 स्थानों से फूलों की खुशबू और जड़ी बूटी को लेकर ये खुशबू तैयार की गई है। खास बात यह है कि इसमें देश की मिट्टी से भी इत्र निकाला गया है। फ्रीडम 75 बनाने का आइडिया जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला का था। इस बात को भी, इसको भी पढ़ लेंगे चाहिए आप। एक और है, नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। इसमें क्या है कि देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर इसे फहराने की परंपरा है। ध्वजारोहण के दौरान ध्वज को खंभे पर नीचे बांधा जाता है और उसकी डोर को खींचकर क्या किया जाता है, तो ध्वज को खंभे के सबसे ऊपरी सिरे तक ले जाया जाता है। और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल जो सेवानिवृत्त असीम कोहली बताते हैं कि ध्वजारोहण जो है भारत के अंग्रेजी शासन से मुक्ति और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसके उदय को दर्शाता है। इसी तरह अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, उसे खंभे के सबसे ऊपरी छोर पर बांधा जाता है और डोरी खींचकर जो है फहरा दिया जाता है। उन्होंने ये बताया कि देश का संविधान लागू होने पर पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसमें देश स्वतंत्र राष्ट्र था, इसलिए राष्ट्र ध्वज को खंभे के सबसे ऊपर ही बांधकर फहराया गया था। तब से यही परंपरा रहा है। आगे अगर बात करें तो स्वाधीनता का पहला प्रभात गाय के गोबर से घरों की हुई थी लिपाई। तब बिहार के पश्चिमी चंपारण के लौरिया निवासी स्वतंत्रता सेनानी जगत नारायण झा की पत्नी रानी देवी को स्वाधीनता का पहला प्रभात याद है। कहती हैं, 14 अगस्त 1947 को ही पति को देश के आज़ाद होने की सूचना हो गई थी। वह रात भर कान से रेडियो सटाए करवट बदलते रहे। मैं बार बार पूछ रही थी आखिर सो क्यों नहीं रहे, तो वह यहीं कहकर टालते रहे, कल बताएंगे। मेरी आंखें कब लग गई पता नहीं चला। सुबह नींद खुली तो वह बिछावन पर नहीं थे। रोज़ की तरह मैं घर के कामकाज में लग गई। गांव में अचानक किसी के चिल्लाने के बाद सुनी, ये भैया भैया हो, अंग्रेजवा भाग गई सन, हमनी का आज़ाद हो गई सर। मैं भागकर बरामदे में पहुंची। बाहर झाँक कर देखा तो पड़ोस के दरवाजे पर मेरे पति समेत गाँव के कई युवा जमा हुए थे। उस दिन गांव का माहौल बदल गया था। गाय के गोबर और पीली मिट्टी से घरों की लिपाई की गई थी। महिलाओं ने पुआ पकवान बनाया। देवी गीत गाते हुए प्रसाद चढ़ाने महिलाएं मंदिर पहुंची थी। ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताया है चीज़ें। अगर बात करें तो 75 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करेंगे आईटीबीपी के जवान। मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आईटीबीपी के जवान 75 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करेंगे। वे चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास 75 दिन तक लंबी दूरी की गश्त भी करेंगे। श्रीनगर में 1850 मीटर लंबा तो बारामूला में 108 फीट ऊंचा राज्य ध्वज। मतलब जम्मू कश्मीर देशभक्ति और तिरंगे से सवार हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में 1850 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। देश का यह ध्वज सबसे बड़ा होने का दावा है। इसके अलावा बारामूला में सेना ने 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। ये भी चीज़ें एक रिकॉर्ड स्तर है। अब यहाँ बात करेंगे लोगों को जगे स्व का प्रेरणा। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वे दिन बड़े ही उथल पुथल वाले थे। दुनिया के इतिहास के साथ ही भूगोल ही बदल रहा था। अनेक राष्ट्र बन रहे थे तो कुछ टूट रहे थे। जापान जर्मनी जैसे देश बर्बाद से उठने का प्रयास कर रही थी। हमें भी स्वतंत्रता मिली थी। नए क्षितिज हमें बुला रहे था। अपार और असीम संभावनाओं के साथ हर देशवासी सपनों के अनंत आकाश में गोते लगा रहे थे। ये सब चीज़ें उस समय का चीज़ें हैं। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली तब इस देश के करोड़ों लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे थे। विभाजन बाद भी हमारे पास विशाल भूप्रदेश था। प्रकृति ने उदार भाव से साधन संपत्ति दी थी। कुशाग्र बुद्धिमत्ता के लोग थे। किसी समय विश्व का 1/3 व्यापार करने वाला समृद्ध विरासत हमारे पास थी। हम बहुत कुछ कर सकते थे पर नहीं कर सके। जिस स्व की प्रेरणा के साथ देश उठ खड़ा होता उस स्व की प्रेरणा ही हमारा नेतृत्व नहीं जगा पाया। तो इस बात को समझेंगे चाहिए।
एक छोटा सा उदाहरण इजराइल का 14 मई 1948 को जब यह देश बना तब दुनिया के सभी देशों से यहूदी वहाँ आए थे। अपने भारत से भी बेने इजराइल समुदाय के हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे थे। अनेक देशों से आने वाले लोगों की भाषाएं भी अलग अलग थी। सब चीज़ें उस समय का है, उसको आप पढ़ लेंगे चीज़ें को। थोड़े से ज़्यादा की ज़रूरत, मतलब ब्रिक्स में हम फिक्सडी हैं। ब्रिक्स ऐसा संगठन है जिसके सदस्य विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद मानव विकास सूचकांक में अन्य देशों की स्थिति भारत से काफ़ी बेहतर है। ब्राज़ील 84वां है और रूस 52 और भारत 131वें स्थान पे है और दक्षिण अफ्रीका 95 पे है। पड़ोसी देश की स्थिति, मतलब 2020 के मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की रैंकिंग 129 है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 है। सब चीज़ें देख लेंगे। विकास को लगा भ्रष्टाचार का घून, मतलब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भुला बैठा समाज सुविधाभोगी हो जाता है। यह काम सहूलियत से करने के लिए वह साम दाम दंड और भेद को अपनाने से भी नहीं चूकता है। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जो शीर्ष स्तर पर पहुंचकर व्यापक रूप ले लेता है। देश की आर्थिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को करके लोगों को कल्याण पर चोट करता है। इस चीज़ को समझेंगे तो 62% से अधिक भारतीयों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक अध्ययन के अनुसार किसी न किसी काम के लिए सरकारी कर्मियों की रिश्वत देनी पड़ती है। 50% से अधिक भारतीयों को सीधे तौर पर या किसी जानकार के माध्यम से काम कराने के लिए सरकारी बाबुओं को रिश्वत देना पड़ता है। 50वें स्थान पर भारत 2021 के 180 देशों के भ्रष्टाचार सूचकांक में है। आगे बात करें भारत की गौरव गाथा, इसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। प्रज्वलित रहे स्वतंत्रता की दीप शिखा, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। ठीक है, और ये भी है यहाँ पे नागरिक समझे अपनी जिम्मेदारी। नागरिक का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए हर एक नागरिक का। जब एक भी बच्चा भूखा है, अशिक्षित है, रोगग्रस्त है, तब तक हम अपने को विकसित कहने योग्य नहीं होंगे। इस बात को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा चाहिए यहाँ से भी। सरकार हो सशक्त एवं समरस भारत का स्वप्न, इसको भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। आज़ादी की कसौटी पर हम कहाँ उतर रहे हैं अभी हमें, तो इस चीज़ को आप फिर यहाँ 75 वर्षों की 75 वर्षों में 55 गुना बढ़ी भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ बहुत सारे नोट्स मिलेंगे यहाँ पे चाहिए। नोट्स करने के लिए हम क्या मिलेगा आपको, 1947 में जो 2.7 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले जो है 2022 में 147 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई जीडीपी। प्रति व्यक्ति यह 249 रुपये था, से बढ़कर 75% 1.70 लाख रुपये हो गए। गरीबों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पंचवर्षीय योजना ने किया कायाकल्प, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। गरीबों की संख्या घटाने में बड़ा कामयाबी, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगले 25 वर्षों तक भारत का सुनहरा भविष्य। ये अमेरिका की सूची में भारतीयों का दबदबा वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब हमारा क्या है पॉइंट है। ये सब एमएसपी कमेटी की 22 की होगी पहली बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना सदस्यों का नाम भेज दिया है, तो इसकी कमेटी की बैठक होने वाली है, इसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आज ऐसा है जो हमारे क्या कहते हैं इसमें है पढ़ने वाला चीज़ें हैं। नोट्स को पॉइंट कर सकते चाहिए। यहाँ से जो ये शुरुआत से जो पॉइंट दिया गया है ये नोट करने वाला, इसको आपको आंकड़ा इसको नोट करना चाहिए था। तो 47 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विजन है। 25 वर्षों में ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी 300 अरब डॉलर के आसपास होगी और 50 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। 1.7 लाख करोड़ तक रक्षा उत्पादन पहुंचाने का अगला 3 वर्षों में। 2025 तक निजी उपभोक्ता बाजार 4 गुना होने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अनुमान 2026 से 27 तक 5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का अनुमान। 2028 तक कई क्षेत्रों में 40% तक वृद्धि का अनुमान। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे चाहिए। और यहाँ पे मिलेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव से इंडिया आगे पहुँचा आने सब पूरा। खेल में भी जो है सो भारत जो है सो आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, सब शक्तिमान बना है। जो 48 में ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। 1951 में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी भारत ने। 1951 में भारतीय फुटबॉल टीम में एशियन गेम्स में अपने नाम किया था स्वर्ण। 1952 में क्या हुआ था, केडी यादव ने जीता था पहला व्यक्तिगत पदक। 1960 में विंबलडन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे थे रामनाथन कृष्णन। 1975 में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप में जीता स्वर्ण। 1983 को कौन नहीं भूल सकता है, जीता स्वर्ण। क्रिकेट विश्व कप जीता गया था कपिल देव के कप्तानी के नेतृत्व में। इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। 2007 में T20 विश्व कप का खिताब। 2010 में पहली बार भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे फिर बात करें 2011 में दूसरी बार जीता विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जीता गया।
2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, 2019 सिंधु बनी विश्व चैंपियन, 2021 टोक्यो ओलंपिक भारत ने किया शानदार प्रदर्शन, 2022 शतरंज ओलंपियाड का आयोजन, भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया। यह आयोजन तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुआ था। यह 28 जुलाई से 9 अगस्त तक हुआ है। कौन कौन खिलाड़ी बनाए पहचान, मिल्खा सिंह एथलीट में, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, पीटी उषा एथलीट में, नीरज जो है सो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में अपना अपना नई पहचान बनाई है। मैंने आप पढ़ लेंगे चाहिए इसको, तो इसी को समझेंगे। और आगे यहाँ तो यहाँ तक हमारा चीज़ें रह गया। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ को मैंने नहीं किया तो उसको आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ें समझ थोड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें आज का पढ़ने का नोट्स बनाने का है। चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में नोट बनाया जा सकता है, पीटी के लिए भी चीज़ें हैं, मेंस के लिए भी चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिकों पे दिया हुआ है जिसको आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेहतर कंटेंट है आज आपके न्यूज़पेपर में, इसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बहुत सारी कंटेंट को इसमें आप वर्णन किए हैं आज, और कुछ चाहे को अंडरलाइन भी किया गया, वहाँ आप नोट्स बना सकते हैं चीज़ों को। चलिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।